हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या शुरू किया था? हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के सोर्सेस। क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ रहे थे भाई। हिस्ट्री के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? हमने देखा कि हिस्ट्री को हम तीन माध्यम से जान सकते हैं। पहला माध्यम कौन सा उसका? पहला माध्यम है उसका आर्कियोलॉजिकल, है ना। दूसरा माध्यम हम कह रहे थे क्या है उसका? लिटरेरी हो सकता है। और तीसरा कौन सा हो सकता है? आर्काइवल हो सकता है उसका, पुरालेखीय हो सकता है। हम पहला देख रहे थे कि पुरातात्विक जो है उसमें हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं। तो हम एक देख रहे थे कि जमीन की खुदाई से जो कुछ मिले उनसे पता कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्खनित पुरावशेष। क्या बोलते हैं? फिर हम कह रहे थे पुराना कुछ लिखवाया हुआ उसके आधार पे, तो पत्थरों पे लिखवाया हुआ, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। हम पढ़ रहे थे कि लोगों को जमीन के पट्टे मिलते हैं, वो देख सकते हैं। वो पट्टे किसमें मिलते हैं? ताम्रपत्र। हम देखते हैं कि राजाओं ने उस समय जो भी क्या चलाए होंगे, सिक्के, उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम देख रहे थे कि राजाओं ने बिल्डिंग्स बनवाई थी, राजाओं ने पेंटिंग्स बनवाई थी, राजाओं ने मूर्तियां बनवाई थी। इन सब चीजों से भी हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम देख रहे थे लिटरेरी। लिटरेरी में हम देख रहे थे कि हम अलग अलग प्रकार का साहित्य, चूंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ की भाषा संस्कृत थी, तो हम क्या देख सकते हैं? संस्कृत। बाद में हमारी लोकल लैंग्वेज जब बनने लगी तो वो कौन सी हो गई? राजस्थान। मध्य काल में हमारी भाषा हो गई थी पर्शियन। और अंग्रेजों के आने के बाद हमारी भाषा हो गई थी इंग्लिश, हो गई थी। फिर हम पूरा लेके देख रहे थे कि राजाओं के जो रिकॉर्ड्स है वो हम चेक कर सकते हैं कि राजा जो अपने डे टू डे के रिकॉर्ड्स लिखवाते वो क्या होते थे? बही। क्या होते थे? बहिया। बहिया होते थे। राजा को, दूसरे राजा को लेटर लिखते उनको क्या बोलते थे? खरीते। खरीद, खरीदा। तो खरीदों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम देख रहे थे कि जयपुर के अंदर यहाँ राजा के दिल्ली का जो एक्सपेंडिचर वगैरह लिखा जाता था वो किताबें थी सियाह हुजूर। क्या नाम था? हम देख रहे थे कि राजा के जो कर्मचारी वो किस जात के हैं, ये जो पता चलता है वो किताबें कौन से? दस्तूर को। और ऐसे खूब सारे अन्य प्रकार के कई माध्यम और हो सकते हैं इसमें, जिनसे हम हिस्ट्री जान सकते हैं। हमने पहला उठाया था हमारा आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल के अंदर हमने पहला लिखा था उत्खनित पुरावशेष। हम ये कह रहे थे कि भारत में ये आर्कियोलॉजी की शुरुआत यदि कोई बंदा करता तो बंदा कौन है? कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत करने वाला जो बंदा था वो कार्लाइल। कार्लाइल ने सबसे पहले शुरुआत की थी। फिर हम अलग अलग प्रकार के लोग आते गए, अलग अलग जगह की खुदाइयां करते गए, अलग अलग प्रकार की सामग्री उनको मिलती गई। हम देख रहे थे कि कौन कौन लोग थे जो अपने यहाँ पे खुदाइयां कर रहे होंगे। हमने उनके कुछ के नाम पढ़े थे। वीरेंद्रनाथ मिश्र थे, डी.आर. भंडारकर थे, रतन चंद्र अग्रवाल थे, और क्या नाम लिखा? बीबी लाल सर थे, ललित पांडे है, जीवन सिंह खड़कवाल सर है। ये सब अपने राजस्थान में या तो पहले करके चले गए या कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। कौन कौन से स्थान पुराने इन्होंने खोदे होंगे? तो हम देख रहे थे जैसे आहड़ की खुदाई हुई, कालीबंगा की खुदाई हुई, और नोहे की खुदाई की गई, नगरी की खुदाई की गई, है ना, बेराट की खुदाई की गई। ऐसे अलग अलग प्रकार के अंदर है। हमें जमीन में क्या क्या चीजें मिलती है? तो पत्थर की जगह तो वहां से क्या मिल गए? पाषाण उपकरण। धातु मिला तो वहां से क्या मिल गए? धातु उपकरण। आभूषण मिल गए लोगों के, और क्या मिल गए? मृद भांड, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिल गए, मृद भांड मिल गए अपने को। फिर हम इतने बातें पढ़ी थी, इतने लिखवाए थे। चलो अब आगे पढ़ते हैं। लो, इसके आगे शुरू करते हैं। हम हमारा पहला पार्ट देख रहे थे। पहला पार्ट था उत्खनित पुरावशेष। इसका दूसरा पार्ट जो हमने लिख रखा है वो लिख रखा है अभिलेख। अभिलेख लिख रखा है ना, तो हेडिंग डाल लो अभिलेख। इंस्क्रिप्शन। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। अभिलेखों को जो पढ़ना होता है, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, कि अभिलेखों को पढ़ने का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? कोई सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछ ले कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एपिग्राफी। देखो, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। नॉर्मली अभिलेख पत्थरों पे लिखे गए। किस पे लिखे गए? पत्थर। अब पत्थरों की साइज के अनुसार हो गया। यदि पत्थर चौड़ा था तो हमने उसको कर दिया शिलालेख।
क्या कह दिया? शिलालेख कह दिया। यदि वो पत्थर लंबा था तो हमने कह दिया स्तंभ लेख। क्या कह दिया? यदि वो किसी गुफा की दीवार पर ही लिख दिया गया तो हमने उसको कह दिया गुहा लेख। क्या कह दिया? अभिलेख का नॉर्मल मीनिंग होता है लिखना। मैं कहता हूं आपका जो रजिस्टर है अभिलेख है, कागज लेख है, कागज पे लिख रहे हो। ताम्रपत्र अपने आप में एक अभिलेख है, तांबे पे लिख दिया गया। कहीं कुछ लिखना, पर बेसिकली जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में अभिलेख, इसका मतलब वो किसी ना किसी पत्थर पे लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है? ऐसे कौन कौन से अभिलेख? हम दो चार एग्जाम्पल लेते हैं जो अपने काम के हैं ज्यादा, जिनके पढ़ने से अपनी जानकारियां पुष्ट होती हो, जानकारियां अच्छी होती हो, उन अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर लगा गया, ए लगा के लिखो, एक बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख 443 BC। बड़ली अजमेर में एक जगह पड़ती है। बड़ली कहां पड़ता है? बड़ली अभिलेख 443 BC। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूं आपको, BC AD कल नहीं बताया था ना? बताया था? नहीं बताया। मैं थोड़ा सा ये समझाता हूं। देखो, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का नाम सुना है? ईसाई धर्म शुरू करने वाले जो थे वो कौन थे? ईसा मसीह। कहते ईसा मसीह जब 4 साल के हुए थे, कितने साल के हुए? 4। जब वो 4 साल के हुए तब उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है। किसने भेजा है? तुम्हें सुधारने के लिए। मैं भगवान का दूत हूं। मैं कौन हूं? भगवान का। ईसा मसीह भगवान नहीं है, वो क्या है? भगवान के दूत। ऐसा उन्होंने कितने साल की उम्र में कहा? और लोगों ने तालियां बजाई, शाबाश, दूत आ गए, दूत आ गए, अब अपने सारे सुधर जाएंगे। वो जो लोग जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ये भगवान के दूत है, वो सारे ईसाई है। वो सारे कौन है? जिन्होंने इस बात को मान लिया कि ईसा मसीह भगवान के दूत हैं, इनकी बातों को एक्सेप्ट करना है, वो सारे क्या कहलाए? ईसाई। ईसा मसीह कितने साल की उम्र में ये बात कर रहे थे? तो इसका मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत तब होती है जब ईसा मसीह कितने साल के हो गए थे। तो उस दिन से क्या हो गई? ईसाई धर्म की शुरुआत। जिस दिन ईसाई धर्म की शुरुआत हुई उसको उन्होंने मान लिया एक एक एक। क्या मान लिया? ईसाइयों ने अपना कैलेंडर शुरू किया कि आज पहली तारीख है भाई साहब, दुनिया आज ही शुरू हो रही है अपनी, ईसाई धर्म आज ही शुरू हो रहा है, तो इसको एक 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 मान लिया। अब इसके बाद में, अब इसमें जितने भी सन आएंगे आगे, उनके वो आगे लगाते हैं ईसवी। क्या लगाते हैं? या अंग्रेजी में लिखते हैं एडी, एनोडोमिनी। क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं, एनोडोमिनी लिखते हैं। अपने एडी याद कर लो, तो इसके बाद में एडी। तो जैसे आज कोई आपको पूछे तो हम कहते हैं कि भारत कब आजाद हुआ, हम कहते हैं 1947 ईस्वी, है ना, या 1947 एडी। हम कहते हैं भारत की पहली क्रांति कब हुई, हम कहते हैं 1857 ईस्वी, है ना, 1857 एडी। तो उसके बाद वाला एडी। और उस कैलेंडर से पहले जो कुछ था उसको हमने कह दिया बीसी। क्या कह दिया? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के पहले। क्राइस्ट से पहले का मतलब ये नहीं क्राइस्ट के जन्म से पहले ना। जब क्राइस्ट ने, जीसस ने ये कहा था, ईसा मसीह ने ये कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं, उससे पहले। तब तक वो एक साधारण मनुष्य, साधारण बच्चा है। जब उन्होंने कहा मैं भगवान का दूत हूं, उसके बाद से लोग उनको पूजने लगे, उसके बाद से उनकी बात मानने लगे। तो उससे पहले वाले तो हो जाएंगे बीसी, और उसके बाद वाले क्या हो जाएंगे? एडी। अब कोई पूछ ले कि यार भगवान जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ 4 BC। कब हुआ है? क्योंकि वो 4 साल के हो गए तब से एडी लगाना है, तो उससे पीछे तो जितने भी जाओगे वो क्या होंगे? बीसी। उनका जन्म 4 साल पहले हुआ था, तो जितने कैलेंडर शुरू होने से पहले उनके पीछे क्या लगाएंगे? बीसी। क्या लगाते रहेंगे? बीसी। मैं यदि आपसे पूछूं कि यार आज 2023 चल रहा है, तो मुझे बताओ, देखे कि ईसा मसीह को पैदा हुए कितने साल हो गए? 2027। कितने साल हो गए भाई? 2023 तो उस दिन से हो गए जिस दिन उन्होंने कहा था मैं भगवान का दूत हूं। कितने साल के होके कहा था? इसका मतलब पैदा हुए कितने साल हो गए? 2000। पहले बड़ी बात सिंपल सी। तो ईसा मसीह ने जिस दिन ये कहा था मैं भगवान का दूत हूं, उसके बाद वाले तो एडी, उसके पहले वाले बीसी। कितने साल की उम्र में कहा था? आगे बात समझे? अब और सुनो। अब जब मैं ये कहता हूं कि बड़ली अभिलेख कब का है? 443। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ईसा मसीह ने जब ये कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं, जिस दिन से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी, जिस दिन से ईसाइयों का कैलेंडर शुरू हुआ था,
उससे 443 साल पहले हम अभिलेख लिख गए। उससे 443 साल पहले तो हम क्या लिख रहे थे? मतलब वो कह रहे हैं कि अब भगवान के दूत यार हमें सभ्य बनाएंगे। हम सभ्य थे, हम सिविलाइज्ड थे। 443 बीसी का तो अभिलेख है। ये तो वो अभिलेख है जो अब तक मिले हैं। क्या पता इससे पुराना भी मिल जाए कोई, क्योंकि वही अभिलेख है जो कल मैं आपको बता रहा था कि जिसपे एक आदमी तंबाकू कूट गया था। वो ये बड़ली वाला अभिलेख है। तो ऐसे पता नहीं कई तो तंबाकू कूट के मिटा दिए हमने। भाई तो बांटे हैं, पत्थरों पे लिखवाए थे। एक मंदिर के बाहर कोई पत्थर लगाया। मंदिर आज के 1000 साल पहले बनाया, आज के 2000 साल पहले बनाया, आज के 5000 साल पहले बनाया, मंदिर टूट गया। पत्थर लोग ले जाके इधर उधर लगा गए। किसी ने बता दिया मेरे पत्थर पड़ा है तो ठीक, नहीं बताया तो? और मान लो किसी ने पत्थर कुएं के अंदर लगा दिया तो अंदर जाके कौन देखेगा इस पे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब तक जितने नॉन इंस्क्रिप्शन है, अब तक जितने ज्ञात अभिलेख है, उनमें सबसे पुराना कौन सा है? क्या पता इससे पुराना निकल जाए अपने पास में। आज हम कहते हैं कि राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, निकल सकता है इससे पुराना भी। इसलिए हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट है जो बार बार बदलती है। रीराइटिंग, हिस्ट्री को दोबारा लिखा जाता है। जैसे नए फैक्ट आएंगे उनके अनुसार हिस्ट्री क्या लिखी जाएगी। पहले हिस्ट्री हमेशा फैक्ट के आधार पर लिखी जाती है। पहले हमारे पास फैक्ट उतने थे तो वो हिस्ट्री लिखी, फिर एक नया फैक्ट आ गया तो हिस्ट्री हमने दूसरे तरीके से लिखी। तो ये बीसीआईडी वाला मतलब समझोगे? इसका मतलब बड़ली अभिलेख कब का है? 443 बीसी। कब का है? अब मुझे बताओ, देखिए ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले अभिलेख लिखा गया? मेरे पुनः क्वेश्चन सुनिए। 439। कितने? कैलेंडर शुरू होने के तो 443 साल पहले, पर ईसा मसीह का जन्म तो खुद का ही कैलेंडर से 4 साल पहले हो गया। तो 4 वो तो घटाओ, तो फिर 443 में से 4 घटे तो क्या आ गया? 439 साल पहले ये अपना लिखा गया था। आई बात समझे? अब सवाल दूसरा अपना सवाल ये भी है कि सर अपने कह रहे हैं कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले का अभिलेख है, तो अंग्रेज तो अपने आए थे 1500-1600 में, तो फिर अभिलेख पे किसने लिखा? बीसी। भाई मैंने कहा कि 443 बीसी का अभिलेख है, तो क्या पता 443 बीसी का है, क्योंकि तब तो अंग्रेज ही नहीं थे, तो अपन तो बीसीएडी जानते ही नहीं थे। तुम तो बीसीएडी सीखो आज। हाँ, अभिलेख में लिखा होगा, क्या लिखा होगा अभिलेख में कि 443 बीसी का है? अभिलेख ने लिखा कि 439 साल बाद पैदा होगा ईसा मसीह। हाँ एग्जैक्टली। अभिलेख में कोई दूसरा सन लिखा हुआ है, उस सन को और इस सन को हमने तुलना करवाई है और उससे पता लगाया कि यार कितना आगे कितना पीछे है। क्योंकि अब की पूरी हिस्ट्री अंग्रेजों की लिखी हुई है, इसलिए बीसीआईडी पर चल रही है। क्योंकि अब हम एक ही कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, ईसाई कैलेंडर, इसलिए पूरा कहते हैं भाई सारा इसी में लिख लो, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। पढ़ते टाइम ईसाई कैलेंडर यूज लेते, मम्मी तो आज भी कैलेंडर यूज नहीं लेती। मम्मी का कैलेंडर अलग है। मम्मी का कैलेंडर है विक्रमी। कौन सा कैलेंडर है? उज्जैन में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? और विक्रमादित्य परमार ने कैलेंडर शुरू किया, उस कैलेंडर का नाम हो गया विक्रमी। कौन सा हो गया? अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू कर दिया। कितने साल पहले शुरू कर दिया? तो मम्मी आपसे कितने साल आगे रहती है? आप वाले कैलेंडर में चल रहा है 2023, मम्मी 2080 में चल रही है। क्योंकि 2023 में 57 जोड़ोगे तो क्या जाएगा? 2080। तो मम्मी वाले कैलेंडर में क्या चल रहा है? 2080। मम्मी वाला कैलेंडर आप वाले कैलेंडर से कितना साल आगे? कितने साल? मैं यदि कहूं कि भारत आजाद कब हुआ, आप कहते हो 1947। कब हुआ? मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार कब हुआ होगा? 2004। अरे जोड़ते हैं, मम्मी आगे अपने से। तो 1947 में 57 जोड़ो, 1947 में 57 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2000। मैं कहूं कि भारत का संविधान 1949 में बना था, 1949, तो बताओ मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार कब बना था? 2006।
बाकायदा जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना में लिखा है अपने प्रस्तावना वालों ने, आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी, फिर आगे मम्मी वाला लिखा है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को आज इस संविधान को हम अंगीकृत आत्मार्पित और वो अधिनियमित करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा लिखा था मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006। इसका मतलब मम्मी का कैलेंडर अलग, अपना कैलेंडर अलग। पर जैसे हमने मम्मी वाले कैलेंडर में अपने वाले कैलेंडर में निकाल लिया, इनमें कितना गैप है, 57 साल। तो अब आपने कोई भी उस सन वो सन दे दो तो अपने मम्मी वाला बता देंगे, मम्मी वाला सन दे दो तो अपने वाला बता देंगे। बता सकते हैं? जैसे मैं गांव में बहुत छोटा था, तब से हमेशा से सुनता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, और गांव में दादाजी ने बताते कि भाई रे अपने अकाल बहुत भयंकर पड़ते हैं, बहुत भयंकर भयंकर अकाल पड़ते हैं। ठीक है, बात भी सही है, पश्चिमी राजस्थान तो अकाल में जीता रहता है। पग पुगल धड़ कोटड़े कि पैर हमेशा पुगल में पड़े रहे, धड़ कहां पड़ा रहा, कोटड़। तो हमेशा यहाँ अकाल के पैर पुगल के अंदर जमे रहे। पुगल बीकानेर की एक जगह पड़ती है, तो उधर पूरा का पूरा इलाका ही जो अकाल से ग्रस्त रहा, क्योंकि अपने तो हर साल अकाल पड़ता है। इतने में कोई एक बूढ़ा ठाड़ा बैठा था, वो बता रहे अब वाले कौन से अकाल है, तुमने कौन से अकाल देखे? अकाल छपनिया था। अकाल कौन सा था? तो मैं बचपन से सुनता है कि छपनियों काल, छपनियों काल। और घर वाले कहते हैं भाई छप्पन का तो नाम नहीं लेना। सुबह सुबह कोई यदि उठ के बोल देता छप्पन तो थप्पड़ मार देते। इसलिए बाणिये अपने खाते बही में 56 नंबर का पेज नहीं लगाते, पेज नंबर 55, पेज नंबर 57। 56 है शुभ है भाई साहब, 56 का नाम लेना। क्यों नहीं नाम नहीं लेना? कि 56 में अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ा था। उस साल मिनख मरे थे आधे और पशु मरे थे सारे। और दादाजी ने फिर वैसे बातें करते हैं भाई रे खेजड़ी के छोटे पीस पीस के टाइम पास किया था। खेजड़ी होती है, खेजड़ी की छाल होती है, उस छाल को चक्की में पिसा था, उसका जो आटा सा बन गया उसको पानी में डाल के पी लिया था, और कुछ बचा ही नहीं था। अब जब खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो पशुओं को क्या खिलाएंगे? पशु मरेंगे बापड़े, क्योंकि तो पशु तो मरे ही थे और कोई इलाज नहीं था। तो अब वो शुरू से सुना था कि छप्पनियों काल है, छप्पनियों काल है, छप्पनियों काल है। धीरे धीरे समझ में आया इसको छप्पनिया काल क्यों कहते हैं। फिर समझ में आया कि गांव वालों के कैलेंडर में, मम्मी वाले कैलेंडर में उस साल 1956 था। उस साल क्या था? मम्मी वाले कैलेंडर में 1956 का साल था। 1956 के साल में अकाल पड़ा, इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया? छप्पनियों काल। फिर अपने वाले कैलेंडर में कब पड़ा होगा? मम्मी अपने से 57 साल आगे। मम्मी कितने साल आगे? 57। इसका मतलब अपने मम्मी से 57 साल पीछे। 57 साल पीछे 57 घटा ले, तो 56 में से 56 तो सीधे गए, एक और बच गया। 1900 में से एक घटाया तो 1800। तो लगा कि यार अपने जिस कैलेंडर को फॉलो करते उसके अनुसार तो अकाल पड़ा था 1899, और मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार कब पड़ा था? 1956। इसलिए मम्मी बोलती है कौन सा अकाल पड़ा था। इसलिए होटल में 56 नंबर के रूम नहीं होते। गांव के किसी बाणिये ने यदि होटल खोल रखे तो होटल में रूम नंबर 55, रूम नंबर 57, 56 नंबर नहीं है भाई साहब। 56 को जो इज्जत मिली है 2014 के बाद मिली है, जब भाई ने कहना शुरू किया कि मित्रों सीना कितने इंच का है, तो ये 56 को थोड़ी बहुत इज्जत मिली है। इससे पहले 56 को कोई भी इज्जत नहीं थी। 2010 के प्री में क्वेश्चन पूछा, राजस्थान का प्रसिद्ध छप्पनिया अकाल ईस्वी सन के अनुसार कौन से सन में पड़ा था? 1800। बच्चे को दोनों बात पता होनी चाहिए। पहला तो ये पता होना चाहिए कि छप्पनिया अकाल नाम की कोई चीज है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि छप्पनिया अकाल विक्रमी कैलेंडर के 1956 में पड़ा था। तीसरा ये पता होना चाहिए कि वो अपने वर्ष से 57 साल आगे है। उसको जोड़ घटाव भी आने चाहिए। जिसको 3-4 बातें आती है वो तो करे, और जिसको 3-4 बातें नहीं आती उसने फिर यूं तुक्का ही मारा कि छप्पनिया काल है। फिर उसमें एक आधा लिख ही रखा था उसने, 1956 लिख रखा था, 1956 ईस्वी, तो करके आ गया। नहीं 1956 ईस्वी नहीं, 1956 विक्रमी। ईस्वी 57 साल पीछे चलता है, 57 साल पीछे चलता है तो कितना हो गया? 1800। पीछे चलने का मतलब है कि विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया था, उसके 57 साल बाद ईस्वी कैलेंडर शुरू हुआ। इसका मतलब है कि विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया था, उसके 53 साल बाद ईसा मसीह पैदा हुए। विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया था, उसके 53 साल बाद ईसा मसीह। फिर ईसा मसीह 4 साल के वे उस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ, तो 53 और 4 कितने हो गए? अपने यहां कैलेंडर चल रहे थे तब उधर सभ्यता विकसित हो रही थी। इसलिए अपने हिस्ट्री में भयंकर लोचा है, क्योंकि यूरोप ये मानता है कि दुनिया सभ्य तब हुई जब ईसा मसीह आए। दुनिया सभ्य कब हुई? जब
इसलिए जब वो अपने इंडिया आए तो वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि ईसा मसीह से पहले भी यहां पर सभ्यता हो सकती है। इसलिए अपने हिस्ट्री में भयंकर गाड़ मेल है। इसलिए अपने सिंधु घाटी सभ्यता इन सब के जो काल है बहुत नीचे आ जाते हैं। इसलिए अभी तक हम ये तय करने नहीं कर पाए कि रामायण महाभारत हुई कब। क्योंकि अपने तो कहते हैं रामायण महाभारत पूरी की पूरी कहानियां अपनी तो इधर उधर पुष्पक विमान उड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं दुनिया सब में ही नहीं थी। ये कह रहे हैं कि तब तक तो लोग केले के पत्ते बांध बांध के घूम रहे थे, गाभे नहीं थे, उनके बाद नागे घूमते थे इधर उधर। उन्होंने कहा तुम्हारे वाले नागे घूमते होंगे, अपने इधर भाई साहब हवाई जहाज में उड़ रहे थे। तो तुम्हारी सभ्यता का विकास और हमारी सभ्यता का विकास अलग अलग तरीके से भी तो हो सकता है। तुम अलग तरीके से सभ्य हुए, हम अलग तरीके से सभ्य हुए। तुम बाद में सभ्य हुए, हम पहले हो गए। ठीक है, तुम बाद में हुए पर हमसे आगे निकल गए। हम पहले हुए लेकिन हम थोड़े पीछे रह गए। आज आज देखे तो आज यूरोप अपने से ज्यादा सिविलाइज्ड दिखाई देता है, अपने उतने सिविलाइज्ड नहीं है। उनके प्रगति ज्यादा हो गई, अपने प्रगति। पर वो पुराने टाइम के अंदर जाएंगे तो हम उनसे पहले दिखाई देते हैं। पर उनकी वो धार्मिक मान्यताएं हिस्ट्री से ही लिखने नहीं देती। उनकी धार्मिक मान्यताएं कहती है कि दुनिया सभ्य तभी हुई है जब ईसा मसीह पैदा हुए, उससे पहले दुनिया सभ्य। इसलिए वो ये भी नहीं बता पा रही कि कृष्ण और राम थे कब। इसलिए बाद में कहते हैं ये सब मिथ है। ये सब क्या है? ये सब कहानियां हैं, ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ था। कहानियां भी तभी होती है जब कुछ ना कुछ होता है, सीधी सीधी कहानियां नहीं हो। और मुझे तो मिथ शब्द ही बड़ा अजीब लगता है। इंग्लिश का शब्द है मिथ, हिंदी होती है उसकी मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। इसका मतलब रामकृष्ण झूठ है, हमारा तो अस्तित्व बिखर जाएगा। हमारा तो पूरा एग्जिस्टेंस उस पर जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, कि बचपन से जो सब कुछ सुनते पढ़ते आए, एक दिन जाके कहा कि झूठा है। जो सब कुछ तुमने पढ़ा सुना है वैसा दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ है। तो अपने हिस्ट्री के साथ में अंग्रेजों ने ये लोचा कर दिया कि वो अपने वाली हिस्ट्री से अपने वाली हिस्ट्री मिला के और खुद की हिस्ट्री से अपने वाली हिस्ट्री मिला के चले गए। इसलिए इसमें गड़बड़ी आनी शुरू हो गई। तो बड़ली अभिलेख कितने बीसी का है? 400। ये अपने राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है। इससे पुराना अब तक राजस्थान में कोई भी अभिलेख मिला नहीं। लिखो, यह है राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। क्या बताता हमें? हमारी जानकारी क्या है? अपने चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है माध्यमिका। चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़। कौन सी जगह? माध्यमिका नाम करके जगह पड़ती है। अभिलेख ये कहता है माध्यमिका में जैन रहते हैं। माध्यमिका में कौन रहते हैं? लिखो, अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका वो जो जैन सेंटर, माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका वो जो जैन सेंटर, माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका वो जो जैन सेंटर। माध्यमिका क्या था? कि माध्यमिका कहां पड़ता है? चित्तौड़। कहां पड़ता है? इसका मतलब 443 बीसी में माध्यमिका है तो सही। 443 बीसी में बाकायदा एक शहर है अपना पूरा, और शहर का नाम क्या है? हम जब दूसरे सोर्स से मिलान करते हैं तब भी हम पता चलता है कि महाभारत में माध्यमिका का नाम है। महाभारत में किसका नाम है? अभिलेख में नाम है। अभिलेख तो झूठा नहीं हो सकता। महाभारत का तो चलो कहानी है, तो कहानी वाले लोग आके अभिलेख तो नहीं लिखवाएंगे। अभिलेख तो एकदम फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी। तो अभिलेख में भी माध्यमिका है, और माध्यमिका में लिखा हुआ है कि माध्यमिका में कौन रहते हैं? जैन। अब कोई पूछे कि माध्यमिका में जैन रहते थे, जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कौन सा देता है? अब इस बड़ली अभिलेख में सन लिखा हुआ है, कब लिखवाया गया बाकायदा लिखा उन्होंने। तो उन्होंने एक लिखा है, सन लिखा है इसमें। उन्होंने लिखा है कि अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखवाया जा रहा है। कब लिखवाया जा रहा है? वीर निर्माण संवत 84। आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखवाया गया था।
क्या लिखा गया था? दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखवाया गया था या लिखा गया था, लिख लो। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। अब एक दिक्कत और आ गई। उन्होंने, सम्मत का मतलब होता है सन, सम्मत का मतलब क्या था? आगे 84 लिखा था, इसका समझ में तो आ गया कि 84 वाले साल में, कौन से साल में लिखा गया है? 84। कौन सा साल, कौन से कैलेंडर का साल? तो उन्होंने कैलेंडर का नाम क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया? नया लोचा। भारत में कैलेंडरों के नाम है विक्रमी, भारत में कैलेंडर का नाम है शक, भारत में कैलेंडर का नाम है मालव, भारत में कैलेंडर का नाम है गुप्त, भारत में कैलेंडर का नाम है हर्ष, भारत में कैलेंडर का नाम है कृत। ये नया ही है वीर निर्माण। तो हमने कहा भाई साहब ये कौन सा है इनके, ये नया कैलेंडर कौन सा लेके आ गए? विक्रमी होता तो मिलान करते, कहीं कोई कृत होता तो मिलान करते, मालव होता तो मिलान करते, गुप्त लिखा होता तो मिलाते, हर्ष लिखा होता तो मिलाते, शक लिखा होता तो मिलाते। अब कहां मिलाए? किससे मिलाए इसको? फिर अपने एक राजस्थान के बहुत अच्छे इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उनको ही मिला था अभिलेख, प्राप्ति वही करते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ही प्राप्त करते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि लोग सुनो भाई, मैं बताता हूं आपको। उनका वीर का तो मतलब है महावीर। वीर का मतलब क्या? हमने कहा महावीर कौन से? कि साहब जैनों का कैलेंडर है, जैनों का अभिलेख है, तो महावीर कौन से? जैनों वाले। जैनों में 24 भगवान जी, उनमें 24वें भगवान कौन से हैं? महावीर। क्या ठीक है। निर्वाण का मतलब है डेथ, मृत्यु। सम्मत का मतलब सन हो गया। महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद अभिलेख कब लिखवाया गया है? महावीर की मृत्यु के, जब वो कहते हैं कि हमने ईसा मसीह ने जिस दिन ये कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं, हमने कैलेंडर शुरू कर दिया। हमने कहा कि जिस दिन भगवान महावीर की डेथ हुई हमने कैलेंडर शुरू कर दिया। उस कैलेंडर का नाम है वीर निर्माण कैलेंडर। क्या नाम है? वीर की मृत्यु हुई, कैलेंडर शुरू किया। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु, उसको हमने कहा एक 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 कैलेंडर। यही तो है। अपने आज सारे बैठ के कैलेंडर शुरू कर ले, उसमें आज की तारीख को एक 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 मान ले, या कल की तारीख को मान ले कि जहां से हमारा बैच शुरू हुआ था वो एक 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 है। जब आज के 1 साल बाद में आएगा तब हम कहेंगे भाई हमारे कैलेंडर को शुरू हुए कितने साल हो गया। वैसे इस कैलेंडर को शुरू हुए 84 साल हुए, 84वें साल में अभिलेख लिख दिया। कौन सा अभिलेख लिख दिया? बढ़ली। बढ़ली अभिलेख जैनों की जानकारी दे रहा है, माध्यमिक का जैनों के बारे में बता रहा है। इसका मतलब जैन अपना कैलेंडर यूज करेंगे। जैनों का कैलेंडर कौन सा है? वीर निर्माण संवत। कौन सा है? वीर निर्माण संवत कब है? कौन से वीर निर्माण संवत में लिखा गया? 84। कौन से में भाई? वीर निर्माण संवत एक एक एक। वो यूं उसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यूं चल चलते कितने साल हो गए? 84। और 84वें साल में अभिलेख है। जैसे मैं कहता हूं ईसाई कैलेंडर का 2023वां साल, वैसे वैसे वीर निर्माण कैलेंडर का कौन सा साल? 84। उसमें कौन सा अभिलेख? बढ़ ली। कौन सा? अब और सुनो देखो, अब हम आप वापस वही बात आई। हमने कहा सर हम तो कह रहे हैं कि वीर निर्माण संवत 84 है, तो इससे अपने को ये कैसे पता चला कि ये 443 बीसी है? हमने ऊपर तो लिख रखा है 443 बीसी, तो अब इसको अंग्रेजों वाले कैलेंडर से कैसे बराबर करेंगे? तो हम कहते ये तो कर लेंगे अब, क्योंकि अंग्रेजों वाले कैलेंडर से जब अपनी हिस्ट्री लिखी गई तब उस हिस्ट्री के अनुसार यह है कि भगवान महावीर का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 599 बीसी के अंदर। किसका जन्म हुआ? भगवान महावीर। मतलब ईसा मसीह वाला कैलेंडर जब शुरू हुआ, ईसाई कैलेंडर जब शुरू हुआ, उसके 599 साल पहले भगवान महावीर पैदा हो गए थे। आगे बात समझो। भगवान महावीर 72 साल का जीवन प्राप्त करते हैं। कितने साल का? 72 ईयर्स जिंदा रहते हैं। इसका मतलब भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? 72 के टाइम। भाई भगवान महावीर पैदा कब हुए? कि 599 साल पहले। अब भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? तो 527 साल पहले। यही होगा, उल्टा चलेगा। ये तो समझ गए ना कि भाई पैदा बहुत पहले हुए तो मृत्यु में इधर सरकेंगे, अपने इधर की तरफ आएंगे। तो भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? 527 में। जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन हमने कैलेंडर शुरू कर लिया। कौन सा कैलेंडर है? वीर निर्माण कैलेंडर। इसको हमने मान लिया। क्या मान लिया?
जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई उस तारीख को हमने क्या मान लिया? एक एक एक। अब इस कैलेंडर में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे करते करते कौन सा साल आ गया? तो वीर निर्माण संवत, संवत का मतलब सन नहीं होता है, वीर निर्माण संवत कौन सा आ गया? 84 आ गया। अब इसका मतलब इसमें भी 84 घटा लो। ये तो लिखा 443 बीसी तो लिखा, भले बड़ी बात है। तो भाई कैसे मिलान कर लेते हैं? तो मिलान करने का तरीका ये, तो वीर निर्माण के कौन से सम्मत में लिखा गया? कौन से साल में? 84। कौन सा अभिलेख? वीर निर्माण सम्मत कब शुरू किया हमने? भगवान महावीर की मृत्यु से। कब शुरू किया? भगवान महावीर की मृत्यु। भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? 527 बीस। कब हुई 527? पल्ले पड़ गई बात है, आगे चीजें समझ के अंदर। तो अब ये कैलेंडर का अपने मिलान कर लेते हैं। अब और सुनो, इससे भी गजब की बात है। हाँ, 599 क्या है? भगवान महावीर का जन्म हुआ। आप कितने साल पहले पैदा हुए? मतलब आप कितने साल के हो गए? जैसे हैं 23 साल के हो गए। तो अब आप उम्र बढ़ रही है आपकी, इधर आ रहे हैं, मतलब एक यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, यही तो है। भगवान महावीर पैदा हुए 599 साल पहले, 599 बीसी इस समस्या वाले कैलेंडर में। अब उनका जन्म, उनकी मृत्यु जो होगी वो और पीछे जाएंगे, आगे आएंगे? आगे आएंगे, पीछे जाएंगे? है? मैं कहता हूं, मैं पैदा हुआ था 1989। कब पैदा हुआ? 1989 में पैदा हुआ। तो मतलब कितने साल पहले पैदा हुआ? 34। आज के हिसाब से 34 साल। मैं कहता हूं मैंने 10th की थी 2004 में। कितने में की थी? कितने साल पहले 10th की मैंने? आज कितने साल पहले कर ली? तो 34 19 इधर आए ना, पीछे थोड़ी गया। मैं ये थोड़ी कहता हूं मैंने 10 56 साल पहले कर ली थी। जी रहे हैं तो आप इधर नहीं समझ में? मैम नहीं समझ में? सुनो वापस इजी बात सुनो। एक कोई बंदा है, इधर मेरी तरफ देखो, उधर मत मुंह देखो, है? जन्म हुआ था, हाँ, 72 साल जिंदा रहे थे वो, एज है उनकी। अब नहीं आई समझ? नहीं आई ना? नहीं आया समझ? हाँ, कोई व्यक्ति 100 साल पहले पैदा होता है, आज के कितने साल पहले पैदा होता है? वो 70 साल जिंदा रहता है। कितने साल जिंदा रहता है? तो आज के कितने साल पहले मरा वो? अरे चुप रहो रे, तो मैं तो आ गया समझ में। बताओ वापस बताओ। आज के 100 साल पहले एक आदमी पैदा हुआ, 70 साल जिया, तो कितने साल पहले मरा? तो हम 30 कैसे निकाला आपने? क्यों किया माइनस? पैदा पहले हो गया था एग्जैक्टली। कोई आदमी 599 साल पहले पैदा हुआ, 72 साल जिया, पक्का? एग्जैक्टली नहीं आया अभी भी। नहीं, थैंक यू बोलो इनको कि इन्होंने पूछ लिया। समझ में तो आपके कईयों के नहीं आया। मैं अच्छे से जानता हूं बीसीआईडी आता ही नहीं है जल्दी से समझ, इसलिए मैंने बताया। वरना कई बार सोचने वाली बात होती है यार ये क्यों समझा रहे हैं, ये तो हर किसी को आना ही चाहिए। पर मैं जानता हूं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, कि नॉन हिस्ट्री को तो समझ में नहीं आता कि कहाँ बीसी चल रहा है और कहाँ एडी चल रहा है। इसलिए मैंने पहले बता दिया, क्योंकि आगे फिर मैं किसी क्लास में कहता हूँ बीसी एडी कोई देखता, भगवान जाने एबीसीडी क्यों करता। और कोई तो कहते थे सर बीसीआईडी क्यों कर रहे हो, एबीसीडी क्यों नहीं करते? तो सही क्यों नहीं बोलते आप, एबीसीडी बोला करो इनको, है ना? ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, अपने इतना याद रख लो। बढ़ली अभिलेख कब का है? 443 में। और जैनों वाले कैलेंडर के अनुसार कब था? वीर निर्माण सम्मत 84। अब और सुनो, देखो मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। भगवान महावीर की मृत्यु हुई दीपावली के दिन। किस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई? दीपावली के दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई। दीपावली के दिन ये कैलेंडर शुरू हुआ। इसका मतलब हम कहते हैं भगवान महावीर की मृत्यु से हमने एक कैलेंडर शुरू किया। वीर, वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मृत्यु, उस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ। भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? दीपावली। इसका मतलब कैलेंडर कब शुरू हुआ है? दीपावली। इस कैलेंडर का नया साल कब आएगा? दीपावली। हर बार दीपावली पर न्यू ईयर आएगा इस कैलेंडर का। भगवान महावीर ने कहा भाई हिंसा नहीं करनी। क्या नहीं करनी?
मारपीट कुछ भी, जीव हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। भगवान महावीर ने कहा जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो भगवान महावीर ने कहा मेरे मानने वाला एक भी आदमी खेती नहीं करेगा। क्योंकि यदि खेती करते हो तो हल चलाओगे, हल चलाओगे तो जमीन में कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। इसलिए जैन आपको कभी खेती करते हुए नहीं मिलेंगे। भगवान महावीर ने कहा भाई रे ये हथियार तो एकदम ही छोड़ दो, इसलिए सेना में भी नहीं जा सकते। फिर आपके पास काम क्या बचा, तो कहा दुकान खोल लो, दुकान में कोई भी हिंसा चीनी चाय तोलो और बैठे बैठे आपने, कोई हिंसा करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान महावीर को मानने वाले ज्यादातर लोग व्यापारी बने। ज्यादातर क्या बने, मतलब बिजनेस किया उन्होंने। तो भगवान महावीर के मानने वाले जैन, जैन बने व्यापारी। जैनों का कैलेंडर कौन सा, वीर निर्माण संवत। वीर निर्माण संवत का नया साल कब आता है, दीपावली। इसलिए व्यापारियों का नया साल कब आएगा, दीपावली। आज दिन तक सारे व्यापारी दीपावली के दिन खाते बही चेंज कर लेते हैं, नया अकाउंट खोलेंगे। अपने पूछ लेंगे नया अकाउंट क्यों खुला, तो कहते भाई रे दिवाली है, दिवाली त्योहार है ना, नया साल है। वो भूल गए क्योंकि कैलेंडर खत्म हो गया। है? अक्टूबर नवंबर की मैं बात बताऊंगा, इसकी बताऊंगा। तो वो दीपावली के दिन हमेशा क्या करते हैं, अपना खाता चेंज कर लेते हैं। दीपावली वाले दिन अपना खाता चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दीपावली उनका क्या है, नया साल। ट्रेडिशनली दिमाग में ये तो चल रहा है कि दीपावली को खाते बही चेंज करने, अब ये भूल गए करने क्यों है। कई चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिताजी कर रहे थे, पिताजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दादाजी कर रहे थे। एग्जैक्टली हमें पता नहीं क्यों की जा रही है। खूब सारे रीति रिवाज है जो अपने मानते तो हैं, पर उनके पीछे कोई भी लॉजिक अपने पास में। अब किसी से पूछे तो कहते त्योहार है, त्योहार के दिन चेंज कर लेते हैं। नहीं, त्योहार नहीं है, उनका नया साल है। जैसे आज अपने कहते हैं कि भाई बैंक बैंक जो है, बैंक अपना सिस्टम कितनी तारीख से चेंज कर देगी, 1 अप्रैल से चेंज कर देगी। मार्च में क्लोजिंग है, क्यों है, क्योंकि बैंक ने मान रखा है कि 1 अप्रैल से हमारा नया साल है। वैसे जैनों का नया साल दीपावली था, तो वो अपने खाते भाई कब चेंज करेंगे, दीपावली के दिन चेंज करेंगे। इससे एक और गजब बात पता चलती है, इसका मतलब भगवान महावीर के जन्म से पहले भी दीपावली तो मना रहे हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ कि राम जी इससे पहले तो थे। क्योंकि हम कहते हैं यार दीपावली तो हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, अमावस्या का दिन था, अंधेरा था, इसलिए अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दिए जला दिए, दीपों की अवली की गई, इसलिए नाम क्या हो गया, दीपावली नाम हो गया। आई बात समझ में। तो ये जो दिवाली के दिन खाते बही चेंज करने का सिलसिला है, ये इस कारण से। पर वो कैलेंडर फॉलो करना बंद हो गया, कैलेंडर समय समय पर चेंज हो जाता है। भाई मैं कहता हूं 1947 तक पूरा राजस्थान विक्रमी कैलेंडर फॉलो करता था। अपने था ही नहीं ईसाई कैलेंडर। जब अंग्रेजी नहीं तो अपने कैलेंडर कहां से आएगा। फिर अपने को भारत में विलय किया, भारत सरकार ने कहा कि ये कैलेंडर तुम्हारा घर रखो रहे, त्योहार मना लिया करो तुम्हारी होली दिवाली, बाकी कैलेंडर नहीं, अब कैलेंडर जनवरी फरवरी है। देख लो हम 70 साल में वो कैलेंडर भूल गए, मम्मी को याद पड़े क्योंकि उसको त्योहार मनाना है। आपको और मेरे को उस कैलेंडर का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम उस कैलेंडर से नहीं चल रहा। हमारा काम कौन से कैलेंडर से चल रहा है। मैं कहता हूं आज के 200-400 साल बाद क्या पता ईसाई कैलेंडर भी चेंज हो जाए, नया कैलेंडर आ जाए, लोग इसको भूल जाएंगे। 50 साल बाद में क्या पता अपने जीवन में देखने को मिल जाए कैलेंडर अपने भूल जाए, नया कैलेंडर आ जाए, अपने कहेंगे यार जनवरी फरवरी कितना जोरदार था, हम तो उसको जानते थे, नया कहां से लेके आ सकता है। समय के साथ में कैलेंडर चेंज होते रहे, ये वाला कैलेंडर चेंज हो गया। अच्छा तुम जो सवाल पूछ रही हो कि आप कई बार और नोटिस करते हो कि दिवाली जो होती है कई बार आती है अक्टूबर में, कई बार आती है नवंबर में, आ जाती है। दिवाली चेंज नहीं हो रही, दिवाली तो तभी आती है, दीपावली आती है कार्तिक महीने में। कौन से महीने में आती है, कार्तिक महीने में आती है। मम्मी वाले कैलेंडर का एक महीना है कार्तिक, उस कार्तिक की जो अमावस्या आएगी उसको दिवाली है। मम्मी के कैलेंडर में कोई चेंज नहीं, मम्मी कैलेंडर में डिट्टो है, उसी दिन आएगी, कार्तिक की अमावस्या को आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मम्मी कैलेंडर में कभी आश्विन को आ गया कभी फाल्गुन को आ गई ना, ये तो हमारे कैलेंडर के साथ लोचा है, क्योंकि मम्मी वाला कैलेंडर चंद्रमा का है। कैसा कैलेंडर है, हम जो कैलेंडर फॉलो करें सूरज का है, हमारा कैलेंडर सूरज वाला है, मम्मी वाला कैलेंडर कौन सा है, इसलिए सूरज वाले कैलेंडर में आगे पीछे हो जाता है। कार्तिक कभी अक्टूबर हो जाता है, कभी नवंबर हो जाता है, मम्मी कैलेंडर चेंज थोड़ी हो रहा है। दीपावली तो विक्रमी कैलेंडर में आती है, अंग्रेजों कैलेंडर में थोड़ी आती है। अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अनुसार आगे पीछे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्यों आगे पीछे हो जाते हैं। बाकी दिवाली वही है, सूरज वाले कैलेंडर की गतियां चांद वाले कैलेंडर से मिल नहीं पाती, इसलिए वो थोड़ा बहुत अपने को आगे पीछे दिखाई देता है। मम्मी वाला कैलेंडर चंद्रमा का है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मम्मी सारे वर्ष चांद को देख के खोलती है।
आज तक कभी आपको मम्मी ने कहा कि ऊपर जाकर सूरज देख के आया कि नहीं आया, रोटी खानी है मेरे को? क्योंकि मान लो मम्मी ने व्रत रखा चौथ का, तो चौथ का व्रत रखा तो चांद जैसे उग गया, इसका मतलब चौथ खत्म हो गई। चांद उगने का मतलब है चौथ खत्म हो गई है। चौथ खत्म हो गई, अब क्या लग गई? पंचमी। अब तो भूखी क्यों मरूं मैं, अब तो खाना खाऊं। क्योंकि व्रत किसका था? चौथ का था। चांद उगते ही चौथ क्या होगी? खत्म होगी। गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बोलता रहता है कि तिथि तारर बार बेपार है। बोलो तो क्या लिखा हुआ है? तिथि तारे बार। तिथियां तारों के अनुसार बदलती है। तिथियां किसके अनुसार बदलती है? एक बार ऊपर वाली लाइन पे ध्यान दो, पूरा एक साथ क्यों पढ़ना है? तिथि तारे, तिथियां किसके अनुसार बदलती है? तारा मतलब चांद। तारा मतलब चांद भी अपने आप में एक तारा है। जैसे चांद उगेगा तिथि चेंज। चांद उगा, चौथ खत्म, पंचम। अगले दिन चांद उगा, पंचम खत्म, छठ। अगले दिन चांद उगा, छठ खत्म, सातम। चांद उगता है तिथि समाप्त हो जाती है, इसलिए चांद उगते रोटी खा लेते हैं। क्योंकि चांद उगते पिछली तिथि खत्म हो गई। तिथि खत्म हो गई तो भूख क्यों मरना है? आपने व्रत तो चौथ का किया था, आपने व्रत तो अमावस्या का किया था, आपने व्रत तो पूर्णिमा का किया था। जिस दिन का व्रत है उस दिन चांद उगेगा, चांद उगेगा, वो दिन क्या हो गया? सर्कल में आगे खत्म हो गया। खत्म हो गया तो आप खाना खा लीजिए। तो तिथियां किसके अनुसार बदलती है? तारों के। तारा मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है? बार बेपार है। क्या लिखा हुआ है? बार पे। और सुन, दो शब्द है, बे पर है। बे का मतलब होता है दो। बे का मतलब क्या होता है? गुजराती भाषा में और अपने इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर दो को बे ही बोलते हैं। दो को दो नहीं कहते, दो बे ये बात है। एक बे तीन चार, एक दो तीन चार नहीं, एक बे तीन चार। इसलिए अपने इधर वाले बाकी वाले बोलते हैं दूज, उधर वाले बोलेंगे बीज। एकम बीज। अपने कहते हैं एकम दूज तीज चौथ, वो कहेंगे एकम बीज तीज चौथ। तो दो क्या होती है? दो, दो को क्या बोलते हैं? और दो बे ही होता है। मेरे कभी समझ नहीं आया इसको दो क्यों बोलते हैं। आप कभी नोटिस करो, एक, एक के बाद आप बोलते हो दो, ठीक। फिर 11 के बाद बोलते हो 12, 21 के बाद बोलते हो 22, 31 के बाद बोलते हो 32। यदि एक के बाद दो है तो फिर बोलो 11 के बाद में दोरा, 21 के बाद में 22, 31 के बाद 32, 41 के बाद 42, 52, 62। वरना देखो बे 12, 22, 32, 42। जब बाकी जगह बे है तो यहां क्यों नहीं? ये बे है यहां पर वो बाद में चेंज हुआ, किसी तरीके से चेंज हुआ तो अपने वहां करके दो आगे चेंज करना भूल गए। नहीं भूल गए तो वरना तो होना चाहिए दो रात, 22, 32, 42, 62, 72, 82, दोनों में वैसा कुछ कर देना चाहिए अपने को। पर उधर नहीं करके गया, अपने इधर करके है। तो बे, ये पारे नहीं है, ये वास्तव में पहरे। क्या है? पहरे। 24 घंटों में 8 पहर होते हैं। 24 घंटों में कितने पहर होते हैं? एक पहर में 3 घंटे होते हैं। एक पहर में घंटे कितने? 3 घंटे। तो 24 घंटों में कितने पहर? कभी नोटिस करना पापान, जब कोई राजस्थानी बोले तो नोटिस करना। फिर मेरा एक गांव में खूब सुना हुआ, जैसे अभी मान लो क्या टाइम हुआ, 10 बजे। आप मेरे पास अभी आए 10 बजे, आपने कहा कि सर वो मैं आपसे जो 5,000 रुपये मांगता हूँ ना, दो आज चाहिए मुझे। और मैंने कहा यार आज तो नहीं। और आपने कहा सर अब वो देने पड़ेंगे, इतने दिन हो गए लटकाते हुए, अब मुझे ना फिक्स डेट बता दो, अब कब दोगे? गांव वाली भाषा में अक्सर बोलते हैं क्या, 8 पोर पछाई। कब आ जाना? कल इसी टाइम। 8 पहर के बाद आना। 8 पहर मतलब कितने घंटे बाद आना? कल 10 बजे आना। एक पहर में कितने घंटे? कितने घंटे? 6 बजे दिन होगा, तो 6 से 9, 3 घंटे हो गए। कितने पहर बीत गया? एक। 9 से 12, 3 घंटे और हो गए, मतलब कितने पहर बीत गए? दो। इसलिए 12 बजते आप कहते हो दोपहर हो गई, दोपहर हो गई। दोपहर नहीं होते, दो पहर बीतते हैं। कितने पहर बीतते हैं? दो पहर बीतते हैं। बे मतलब दो, 12 मतलब पहर। दो पहर बीत गए मतलब दोपहर हो गई, मतलब 12 बज गए। इसके बाद वार चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? विक्रमी कैलेंडर कहता है दोपहर के बाद में वार चेंज है। इसलिए 12 बजे तक आज बुधवार है, 12 बजे के बाद बृहस्पत है मम्मी वाले कैलेंडर में। तो ये मैं और बताऊं, ये आप अक्सर प्रैक्टिकल यूज लेते हैं हम इसका। अपने किसी की डेथ हो जाती है, कोई आसपास में किसी की डेथ हो जाती है, तो शोक प्रकट करने जाते हैं, बैठने जाते हैं वहां पर। कई कई जगह ऐसा होता है कि शनिवार के दिन नहीं जाते।
शनिवार, कई जगह मंगलवार को नहीं जाते, अलग अलग दिन तय कर रखे हैं पर उस दिन नहीं जाते। शनिवार अगर नहीं, शनिवार करड़ो बार है, शनिवार के दिन किसी के यूं मौत में बैठने के लिए नहीं जाना। कई बार मैं गांव के अंदर देखता हूं कि 5 लोग बैठे और बात करेंगे, यार फलान जी के पिताजी एक्सपायर हो गए, देखने का यार चलना चाहिए यार, सज्जन भले आदमी, अपने को बैठ के आना चाहिए, परिवार का दुख का टाइम है उनका। तो दूसरा कहता है अरे यार आज तो शनिवार है, शनिवार को तो कैसे जाएंगे, कल चलेंगे, अब तो संडे को। तीसरा कहता है शाम को चल लेंगे, तो शाम को शनिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए शनिवार को शाम को चले जाते हैं। अक्सर गांव में बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोते, एक बार मम्मी इमरजेंसी में शाम को धो लेती है, अब बृहस्पति खत्म हो गया, आज बृहस्पतिवार खत्म हो गया। वार दोपहर के बाद चेंज हो जाता है, तिथियां चांद से चेंज हो जाती है, इसलिए गांव में हर कोई आदमी बोलता है तिथि तारे बार, वार किसके अनुसार चेंज हो जाते हैं, दोपहर, तिथियां किसके अनुसार चेंज हो जाती है, तारों, तारा कौन सा, ये विक्रमी कैलेंडर की बात है। आप यूज में ले सकते हो इस कहावत को, तिथि तारण बार बेपार है। आपका कोई दोस्त और मना करता हो कभी कि नहीं नहीं आज तो मंगलवार है, आज नहीं लूंगा, है नहीं, रहने दो प्लीज, मंगलवार को मैं हाथ ही नहीं लगाता, तब आप उसको कह सकते हो कि तिथि तारण बार, दोपहर के बाद वार चेंज हो गया, मंगल नहीं अब क्या है, बुध है, ले तुम तो अपने यूज में आ सकता है, आपके भी यूज में आ सकता है। तो बड़ली अभिलेख अपने कौन से सन की जानकारी दे रहा है, वीर निर्वाण संवत, कौन से सन की जानकारी दे रहा है। आपको पूछे वीर निर्माण संवत की जानकारी कौन से कैलेंडर से प्राप्त, कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, कोई पूछ ले वीर निर्माण संवत कब शुरू हुआ, महावीर की मृत्यु से। कब शुरू हुआ, महावीर की मृत्यु, समझा देना, वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मृत्यु, संवत का मतलब कैलेंडर, महावीर की मृत्यु का कैलेंडर। उसको चलते हुए कितने साल हो गए जब बड़ली लिखा गया, 84। बड़ली अभिलेख कहता है माध्यमिका में कौन रहते हैं, जैन, जैनों की जानकारी देता, तो कैलेंडर में सन भी किसका लेंगे। आगे बात समझ, यह अभिलेख अपने मिला था गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। किसको मिला था, 1912 में। कब मिला, यहां बड़ली में एक माता जी का मंदिर है, वहां से मिला, भिलोट माता। कौन से मंदिर से, लिखो, 1912 ईस्वी में, इन 1912 वेडी, 1912 ईस्वी में, इन 1912 वेडी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल, यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। हा? क्या लिखा है, भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल, यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल, याद रहेगी सारी बातें। बड़ली अभिलेख कब का है, बीसी के अनुसार तो कब का है, 443 बीसी। राजस्थान का क्या माना जाता है, प्राचीनतम अभिलेख। इसके अनुसार माध्यमिका में कौन रहते थे, जय। अपने को मिला कहां से अभिलेख, अजमेर में बड़ली नाम की जगह से। कौन से मंदिर से, यह हुआ होगा कि अभिलेख माध्यमिका में ही लगाया होगा किसी ने। अभिलेख कहां लगाया होगा, बाटे इधर उधर हुए हैं, बड़ली आ गया, और किसी ने माता जी के मंदिर में चेप दिया। वरना माता जी का जैनों का क्या लेना देना। जैन कहते हैं हिंसा नहीं करनी, माता जी कहते हैं झटके कराऊंगी, झटके। माता जी खुद बकरा खा रही है उधर अपने, तो माता जी का जैनों का सीधा सीधा कोई भी लेना देना। हुआ यह है कि भाई उधर हुआ है, वहां से कोई इस मंदिर में आ गया, मंदिर भी टूट टाट गया, तो कोई मंदिर के पास रहने वाला ले गया उसको, उसने तंबाकू कूट ली। इसलिए आधी जानकारियां तो मिल रही है, आधी जानकारियां अपने को। पर ये पिछले आरपीसी ने पिछले 2 साल में इस क्वेश्चन को 5-6 बार पूछा है। राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख बताइए, बड़ली। माध्यमिका जैन के अंदर जानकारी देने वाला अभिलेख बताइए, बड़ली। बड़ली अभिलेख किसको प्राप्त हुआ था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ था। अगली बार अगला ये पूछ लेगा, ये कौन से वीर निर्माण संवत की जानकारी देता है, 84। कौन से की देता है, या पूछ लेगा कौन से नए कैलेंडर की जानकारी देता है, वीर निर्माण। कौन से कैलेंडर की, तो हम अभिलेख पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, पढ़ लिया, कौन सा है। एक अभिलेख और पढ़ते हैं अपने, दूसरा अभिलेख लिखो, बी लिखो, गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी एक जगह पड़ती है चित्तौड़ में,
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, मतलब 200 बीसी के आसपास का अभिलेख। सेकेंड सेंचुरी बीसी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। गोसुंडी अभिलेख कब का है? दूसरी शताब्दी। गोसुंडी कहां पर पड़ता है? चित्तौड़। अब इधर देखो, ये और बड़ी जोरदार जानकारियां देता है। गोसुंडी अभिलेख कहता है कि किसी टाइम में यहां पर एक वंश है, उस वंश का नाम है गज। कौन सा वंश है? कौन सी डायनेस्टी के लोग राज कर रहे हैं? गज डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? इस गज डायनेस्टी का एक राजा, उस राजा का नाम है सर्वतात। क्या नाम है राजा का? और वो सर्वतात एक यज्ञ करवा रहा है, अश्वमेध। कौन सा करवा रहा है? पता है अश्वमेध यज्ञ तो आपको? अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। कौन सा यज्ञ करवा रहा है? कौन करवा रहा है? सर्वतात। कौन से वंश का है? कोई यज्ञ वगैरह करवाएगा तो उससे पहले पूजा पाठ करेगा। तो कहते पूजा की गई। यहां पे किसकी पूजा की गई? तो लिखा हुआ है वासुदेव की पूजा की गई। किसकी पूजा की गई? वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण। साथ में उनके भाई की भी पूजा की गई। भगवान कृष्ण के भाई को आप क्या बोलते हो? बलराम। बलराम का एक और नाम है संकर्षण। क्या नाम है? इसमें बलराम नहीं लिखा हुआ, इसमें कृष्ण को तो क्या लिखा हुआ है? वासुदेव। और बलराम को क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वासुदेव संकर्षण की पूजा की और मंदिर के चारों तरफ 4 दीवारी बनवाई। कोई पूजा गृह रहा होगा और उस पूजा गृह के चारों तरफ क्या बनवाई उसने? उस गजवंश वाले राजा सर्वतात ने कहा कि लो भाई यहाँ पर अपने पूजा पाठ करो, यहाँ पर मंदिर मूर्ति स्थापित करो, या यहाँ पर उनकी पूजा करो। पूजा की गई है और पूजा करने के बाद 4 दीवारी की है। उसके बाद उसने कहा छोड़ दो घोड़ा भगवान कृष्ण का नाम लेके, और जो कोई घोड़ा पकड़ेगा उसे अपने क्या करेंगे। इससे ये पता चलता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 200 साल पहले बीसी के अंदर, 200 साल पहले सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर भी अपने यहाँ किसकी पूजा हो रही थी? कृष्ण बलराम की पूजा। किसकी पूजा हो रही थी? कृष्ण बलराम की पूजा करने वालों का जो संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय को बोलते हैं वैष्णव। क्या बोलते हैं? या इसका एक नाम और होता है भागवत। क्या बोलते हैं? अपने क्या भारत में 2 प्रकार की पूजा लोकप्रिय हुई, एक तो शिव जी की और एक विष्णु जी की। शिव जी वाली पूजा को तो बोलते हैं शैव। क्या बोलते हैं? और भगवान विष्णु वाली पूजा क्या बोलते हैं? वैष्णव। फिर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार है, राम जी भी उनका अवतार, कृष्ण जी भी अवतार, बलराम जी भी अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार माने जाते हैं। तो उनको वैष्णव भी कहते हैं, या उनको क्या कहते हैं? भागवत। क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में भागवत या वैष्णव पूजा की जानकारी या भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी कौन सा प्राचीनतम अभिलेख देता है? गोसुंडी अभिलेख। कहां से मिला है? चित्तौड़। कहां से मिला है? चित्तौड़। वो कहता है कौन सा वंश है? आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में गजवंश का शासन कहां रहा था? चित्तौड़ के आसपास के कोई गजवंश है, तभी तो अभिलेख है उनका वहां पर। उनका राजा कौन है? सर्वतात। वो कौन सा यज्ञ करवा रहे? तो ये पूछ ले कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, और वो किसकी पूजा की बात कर रहा है? वासुदेव और संकर्षण। और वासुदेव संकर्षण की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? वैष्णव। या क्या कहलाते हैं? तो आप कोई पूछे वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? तो कौन सा है? आई बात समझे? वासुदेव संकर्षण का मतलब क्या है? कृष्ण और बलराम। क्या मतलब है? देखो, यह है वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। कोष्टक में भागवत लिखना। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वैष्णव रिलीजन। यह है वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वैष्णव रिलीजन। यह है वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वैष्णव रिलीजन। वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। लिखो, यह अभिलेख वासुदेव व संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है।
यह अभिलेख वासुदेव संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन provides information about worshipping of Vasudev and Sankarshan। यह अभिलेख वासुदेव व संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिपिंग ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण। वासुदेव व संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। वासुदेव मतलब कृष्ण, संकर्षण मतलब बलराम, कृष्ण बलराम जो थे दोनों भाइयों की पूजा की जानकारी देता है। वासुदेव व संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। लिख लिया? एक लाइन और लिखो नीचे। इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, गज वंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गज वंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गज वंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गॉड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, किसका आयोजन करवाया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। कौन सा अभिलेख बताता है? गोसुंडी माध्यमिका से 10 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? कहां से? बड़ली वाला अभिलेख कहता है माध्यमिका में कौन रहते हैं? जैन। गोसुंडी वाला कहता है माध्यमिका में कौन रहते हैं? वैष्णव। कौन रहते हैं? हमें कई जानकारियां आगे माध्यमिका पढ़ेंगे अलग से, तब हम और पढ़ेंगे। हमें कई जानकारियां मिलती है कि माध्यमिका में बौद्ध भी रहते हैं। कौन रहते हैं? माध्यमिका में बौद्ध रहते हैं, माध्यमिका में जैन रहते हैं, माध्यमिका में, इसका मतलब माध्यमिका शहर है। क्या है माध्यमिका? नगरों में हमेशा अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। गांव के अंदर हमेशा ज्यादातर एक ही जाति के मिलेंगे, एक ही धर्म के मिलेंगे। नगर कॉस्मोपॉलिटन होता है। आप कुछ ही, आपका पड़ोसी कुछ ही, अगला पड़ोसी कुछ ही, अगला पड़ोसी कुछ ही, कौन किस जात का, धर्म का, रंग, वेशभूषा सब पूरी तरीके से चेंज रहती है। अलग अलग धर्मों के लोग मिलने का सीधा सीधा सा मतलब है कि वो क्या है? एक शहर है। और हम आगे पढ़ेंगे ये शहर रहा होगा, इसलिए महाभारत में इसका नाम है। किसमें नाम है? महाभारत में? महाभारत का नाम पढ़ोगी तुम घर पे जाके? पढ़ना नहीं है। पांडव आए थे, पांडव जब घूमे थे अपने यहां पर, तो पांडव यहां घूम के गए थे। बाकायदा चित्तौड़ में एक तालाब है जिसका नाम है भीमलत। क्या नाम है? भीम ने लात मार के बना दिया, इसलिए नाम था भीमलात। हाँ, लोहागढ़ में भी है। बाकायदा राजस्थान के अंदर पांडवों के अलग अलग जगह पे केंद्र है। बाकायदा सिवानो के पास एक पहाड़ी, उसका नाम भीमगोडा। बाकायदा अपने बेराट के अंदर पहाड़ी, उसका नाम भीम जी की डूंगरी। इसका मतलब यहाँ पांडवों का कुछ ना कुछ रहा है इसके आसपास के इलाके में, तो उनके नाम पर इस प्रकार पांडुपोड़। बाकायदा पांडुपोड़ का मतलब क्या होता है? दरवाजा। पोड़ का मतलब क्या होता है? पांडवों का दरवाजा है। इस दरवाजे से पांडव घुसे होंगे, इसलिए नाम ही क्या उसका? पांडुपोड़। तो माध्यमिका का नाम महाभारत में, और महाभारत छोड़िए, चलो महाभारत में तो कई अलग अलग जगह नाम आ जाते हैं। कभी आपने एक बहुत पुरानी किताब पढ़ी हो, पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी, माध्यमिका का नाम अष्टाध्यायी में। कभी आपने एक और महर्षि का नाम सुना हो, पतंजलि, और पतंजलि एक बुक लिखे गए महाभाष्य, क्या लिखे? उसमें माध्यमिका का नाम है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके 2016 के आरपीसी में सवाल था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसकी जानकारी हमें हमें महाभारत से भी मिलती है, महाभाष्य से भी मिलती है, हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी मिलती है। तो वो शहर कौन सा है? इसका मतलब माध्यमिका बहुत पुराना शहर है। हम आगे और पढ़ेंगे माध्यमिका के बारे में कि माध्यमिका पे ग्रीक अटैक हो गए थे। ग्रीस देश के लोग अटैक कर गए थे, इंडो ग्रीक आ गए थे, मिनंडर आ गया था, मिनंडर यहां पर अटैक करके चला गया था। इसलिए उन दिनों में अपना कोई बड़ा शहर इस क्षेत्र के अंदर रहा होगा, तो क्षेत्र कौन सा रहा होगा? इसलिए उस माध्यमिका की धर्म की जानकारी देने तक के दो अभिलेख मिल गए। कि बड़ली कह रहा है वहां जैन रहते हैं, गोसुंडी कह रहा है इस इलाके में कौन रहते हैं? दो अभिलेख याद रहेंगे। अगला अभिलेख लिखो।
देखो बसंतगढ़ अभिलेख, बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में। बसंतगढ़ कहां पड़ता है? बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, बसंतगढ़ कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। यहां पर एक माता जी के मंदिर से अभिलेख मिलता है। माता जी के मंदिर का नाम है खिमेल माता। क्या नाम है? लिखो। यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम खिमेल माता टेम्पल। यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम खिमेल माता टेम्पल। मिल तो अब रहे हैं, पुराना है एग्जैक्टली। क्या क्या लिखा है? यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम खिमेल माता टेम्पल। कौन से मंदिर से? ये और गजब की जानकारी दे रहे, इधर देखना आप। अभिलेख कहता है कि किसी टाइम में इस इलाके में, ये जो पूरा इलाका था, इसकी राजधानी थी भीनमाल। राजधानी कौन सी थी? पूरा ये जो आबू के आसपास वाला इलाका है, पूरा सिरोही जालोर वाला गुजरात वाला इलाका, इसकी राजधानी कौन सी थी? भीनमाल में एक वंश है, उस वंश का नाम है चावड़ा। कौन सा वंश है? इन चावड़ाओं का एक राजा, उस राजा का नाम है वर्मलात। क्या नाम है? पूरे इलाके, ये मान लो अपना पूरा इलाका, इसकी राजधानी बीचों बीच ये है। ये राजधानी कौन सी है? भीनमाल। राजा कौन है? वंश कौन सा है? चावड़ा। राजा कौन है? वर्म। वर्मलात के टाइम में एक जगह, उसके पूरे राज्य में एक जगह, उस जगह का नाम है आबू। कौन है? और आबू में जो बंदा शासन संभाल रहा है उसका नाम है राजिल। क्या नाम है? आप यूं मान लीजिए कि वर्मलात नरेंद्र मोदी है, राजिल अशोक गहलोत है। आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा इलाका भारत है और उसका ये क्या है? राजस्थान। राजा अपने राज्य का मुख्य भाग खुद के पास रखता, बाकी लोगों को बांट दिया करता कि तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले। जिनको संभालने के लिए दिया करता उनको बोलते सामंत। क्या बोलते? राजा के अंडर में जो भी लोग काम करते उनको क्या बोला करते? फिडल लोड बोलते, उनको सामंत बोला करते। इसका मतलब इस पूरे इलाके का राजा तो कौन है? वर्मलात। कौन से वंश का है? चावड़ा। उसके टाइम में कौन सी जगह है? आबू। यहाँ का सामंत कौन है? इसका मतलब राजाओं ने सामंत बनाने शुरू कर दिए। इन सामंती व्यवस्था की जानकारी देने वाला कोई अभिलेख है तो अभिलेख कौन सा है? कि राजा के अंडर में सामंत भी होते हैं और सामंत इस प्रकार के क्या क्या काम करते हैं वो सब बता रहा है। तो ये आबू, आबू का सामंत, आबू के सामंत का नाम क्या है? क्या नाम है? लिखो। यह अभिलेख चावड़ा, भीनमाल के चावड़ा वंश की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी ऑफ भीनमाल। भीनमाल के चावड़ा वंश की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी ऑफ भीनमाल। यह अभिलेख भीनमाल के चावड़ा वंश की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी ऑफ भीनमाल। लाइन चेंज करके लिखो। अब कोई आपसे पूछ ले कि चावड़ा वंश कहां पर था? भीनमाल। कहां पे था? भीनमाल। भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर। भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर। आगे लिखो। इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, चावड़ा राजा वर्मलात के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग वर्मलात, चावड़ा राजा वर्मलात के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग वर्मलात, चावड़ा राजा वर्मलात के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग वर्मलात, चावड़ा राजा वर्मलात के शासन काल में, राजिल आबू का सामंत था। राजिल वॉज शिडल लॉर्ड ऑफ आबू। राजिल आबू का सामंत था। राजिल वॉज शिडल लॉर्ड ऑफ आबू। राजिल आबू का सामंत था।
राजिल वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आबू। राजिल कहाँ का सामंत था? आबू का। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही। राजिल आबू का सामंत था। लाइन चेंज करके लिखो। इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। सो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम। इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। सो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम। इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। सो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम। किस व्यवस्था की जानकारी देता है? राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बड़ली। कौन से धर्म के बारे में बताता है? जैन। राजस्थान का वैष्णव की जानकारी देने वाला प्राचीन कौन सा है? गोसुंडी। राजस्थान की सामंती व्यवस्था की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? बसंतगढ़। कौन से वंश के बारे में बताता है? चावड़ा। कौन से वंश के? चावड़ाओं का कब्जा कहां पर था? भीलवाल। कहां पे था? भील। अच्छा, कई अभिलेख ऐसे होते हैं जिनमें राजाओं की तारीफें होती है। राजा ने अपनी तारीफें करवा रही, ये किया, ये किया, ये किया। उन अभिलेखों को बोलते हैं प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है उनको क्या बोलते हैं? नीचे एक लाइन चेंज करके लाइन लिखो, फिर उसको बॉक्स में बंद कर देंगे अपन। एक लाइन इसका ये हो गया बसंतगढ़ अभिलेख, अलग से एक लाइन लिखो। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है, सच सच इंस्क्रिप्शंस। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है। विच प्रेज किंग्स सच इंस्क्रिप्शंस विच प्रेज किंग्स। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है प्रशस्ति कहलाते हैं। आर कॉल्ड एज यूलोजी। प्रशस्ति कहलाते हैं, आर कॉल्ड एज यूलोजी। सच इंस्क्रिप्शंस विच प्रेज किंग्स आर कॉल्ड एज यूलोजी। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। बॉक्स में बंद करो इस लाइन को। कितने अभिलेख पढ़ लिया हमने? 3। हम चौथा एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लिखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के अंदर है। चौदह सौ साठ ईस्वी की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लिख सकते हो आप इंग्लिश में, कीर्ति स्तंभ यूलोजी भी लिख सकते हो, जो आपको भला लगे वो लिख लो। बोले प्रशस्ति लिखो तो प्रशस्ति लिख लेना, यूलोजी लिखो तो यूलोजी लिख लेना। कब की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? कब की? 1400। चित्तौड़ में एक टावर है, उस टावर का नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है टावर का? या इसी टावर का एक और नाम है विजय स्तंभ। क्या नाम है? या तो आप इसको कीर्ति टावर कह सकते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो? विक्ट्री टावर। तो कौन से स्तंभ पर लगाई गई है? कीर्ति स्तंभ का जो किस पे लगाई गई है? विजय स्तंभ। लिख लो। यह चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ पर स्थित है। फर्स्ट विजय स्तंभ लिख लेना। इट इज लोकेटेड ऑन कीर्ति टावर ऑफ चित्तौड़। यह चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन कीर्ति टावर ऑफ चित्तौड़। फर्स्ट विजय स्तंभ लिखना, विक्ट्री टावर। यह चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन कीर्ति टावर ऑफ चित्तौड़। ये जो कीर्ति स्तंभ है, जिसको हम विजय स्तंभ भी कहते हैं, ये बनवाया हुआ कुंभा का। किसका बनवाया हुआ? मेवाड़ में एक राणा, राणा का नाम क्या था? कुंभा। उनका बनाया हुआ। तो फिर ये किसके? अब ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा हो क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। ये प्रशस्ति है, इसका मतलब उसमें प्रशंसा है। किसने बनवाया? कुंभा। अपनी प्रशंसा ही करवाएगा। तो कहता भाई साहब, मैंने कौन कौन सी किताबें लिखी है पढ़ लो, मैं क्या क्या उपाधियां धारण करता हूं ये देख लो, और मैंने किस किस को कूट दिया है ये देख लो। कुंभा की क्या क्या जानकारियां मिलती है? लिटरेचर, टाइटल्स, विक्ट्री कैंपेन, कुंभा के विजय अभियान, कुंभा की उपाधियां, कुंभा का साहित्य, ये सब कौन सी प्रशस्ति बताती है? मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाली प्रशस्ति का नाम बताइए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखो। यह है प्रशस्ति, दिस यूलोजी।
यह है प्रशस्ति, दिस यूलोजी। यह है प्रशस्ति, दिस यूलोजी। कुंभा के साहित्य, उपाधियां तथा विजय अभियान की जानकारी देती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिटरेचर, टाइटल्स एंड विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ कुंभा। साहित्य, उपाधियां तथा विजय अभियान की जानकारी देती है। कुंभा के साहित्य, उपाधियां तथा विजय अभियान की जानकारी देती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिटरेचर, टाइटल्स एंड विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ कुंभा। कुंभा की क्या क्या बातें बताती है? साहित्य, उपाधियां और विजय अभियान। कब की है प्रशस्ति? ज्यादा पुरानी नहीं, 601 साल, 601 साल पुरानी है। जैसे जैसे इधर बढ़ते गए अपने नई नई प्रशस्तियां, अभिलेख लिखवाते गए। अब साथ में कहा हुआ राजा ने तो राजा की जो वर्णन करना वो करना ही है, जिस बारे में बताना वो तो बताना है। ये भी तो बताओ लिखी किसने? राइटर ने कहा मेरा नाम तो लिखो। आप यार यही कर देते हो, मेरा नाम भी लिखा जाए, तो बाकायदा राइटर के नाम लिखे गए। राइटर जो है उसका नाम है अत्रि भट्ट। क्या नाम है? और एक इसका बेटा था, उसने बेटे ने भी साथ किया, आलिया भट्ट के पापा। तो ये प्रशस्ति बाप बेटे ने मिलकर लिखी है। कौन कौन है बाप बेटे बताओ देखे? अत्रि भट्ट और महेश, लिख लो। अत्रि भट्ट तथा महेश भट्ट ने, अत्रि भट्ट एंड महेश भट्ट, अत्रि भट्ट तथा महेश भट्ट ने इस प्रशस्ति की रचना की थी, रोड दिस यूलोजी। इस प्रशस्ति की रचना की थी, रोड दिस यूलोजी। रोड दिस यूलोजी, इस प्रशस्ति की रचना की थी। अब कोई आपको पूछेगी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कौन से सन की है? 1460 की। कहां पे लगी हुई है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में कहां पे लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ, या उसी का एक और नाम क्या है? विजय स्तंभ। कौन से राजा ने बनवाया था? कुंभा। इसलिए कुंभा की क्या क्या जानकारियां देती है? साहित्य, उपाधियां, कहां कहां जीत के आया, क्या क्या टाइटल धारण किए, कौन कौन सी उसने किताबें लिखी, साहित्य लिखा। और इसको लिखने वाले कौन है? अत्रि भट्ट और राजा ने अपने दो आदमियों का आगे, अत्रि और महेश, बाप बेटों लग जाओ, मेरे बारे में सब कुछ लिख दो। उन्होंने कहा साहब राजा जी ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी। हमारे राजा जी से महान कोई भी राजा जी, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा, वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? हम और पढ़ते हैं। अगला एक अभिलेख लिखो। कितने हो गए? 4 हो गए। लिखो एक अजमेर का फारसी अभिलेख। ये पुराने वाले जो मिलते हैं अपने को संस्कृत में मिलते हैं, क्योंकि अपने यहाँ की भाषा संस्कृत थी। लिखो पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ अजमेर। अभिलेख बड़ी गजब गजब बातें बताते हैं। अजमेर का कौन सा अभिलेख है? फारसी, फारसी भाषा का। मैंने बताया था फारसी तब की भाषा जब भारत में मुसलमान आ गए थे। ये फारसी अभिलेख लगा हुआ है 2.5 दिन के झोंपड़े में। किसमें लगा हुआ है? लिखो एक लाइन फिर मैं समझाता हूं। यह अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े में स्थित है। यह अभिलेख 2.5 दिन का झोंपड़ा में स्थित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड एट 2.5 दिन का झोंपड़ा। यह अभिलेख 2.5 दिन का झोंपड़ा में स्थित है। कहां 2.5 दिन का झोंपड़ा? अजमेर। यह अभिलेख 2.5 दिन का झोंपड़ा में स्थित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड एट 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब सुनना अभिलेख क्या बताता है। अभिलेख ये बताता है कि पहले यहां पर एक संस्कृत स्कूल थी। क्या थी? उसको तोड़ के मस्जिद बनाई है। तोड़ के क्या बनाई है? मस्जिद बनाई। नाम लिखे हुए किस किसने तोड़ी? मजदूरों के नाम लिखे हैं बाकायदा कि फलान जी फलान जी फलान जी ने मिलके ये तोड़ी और बाद में यहां पर क्या बनाई गई? मस्जिद। हमें पता तो चला कि 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है। ये पहले संस्कृत पाठशाला थी। पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला। तोड़ के क्या बनाएगी? अगलों ने बाकायदा लिखवा, ईमानदार आदमी थे, उनका सब लिखो पहले ये स्कूल थी, फिर हमने टावरों का छुट्टी, घर जाओ। आज के बाद में यहां पढ़ाई, कोरोना कोरोना आ गया, कोरोना बंद बंद। अब यहां पे क्या बनेगी? मस्जिद।
तो अब कोई आपसे पूछेगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा अब क्या है, तो अब तो है मस्जिद, पहले क्या थी? या कोई पूछेगा 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद मूल रूप से क्या थी? तुम्हें क्या पता साहब, अभिलेख है, अगलों ने साफ साफ लिखा है साहब, हमने तोड़ी है, और हमारे में फलान जी फलान जी फलान जी आए थे तोड़ने के लिए, इसको लिखो। इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ए मॉस्क वॉज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग संस्कृत स्कूल। ए मॉस्क, मॉस्क मस्जिद, मॉस्क MOSQUE, संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ए मॉस्क वॉज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग, डिमोलिश करना, तोड़ना, आफ्टर डिमोलिशिंग संस्कृत स्कूल, संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया, ऐसा एक फारसी अभिलेख, एक फारसी और पढ़ते हैं आपने, देखो दाहिबी पीर दरगाह का अभिलेख। दाहिबी पीर दरगाह इंस्क्रिप्शन, कौन सा लिखा है? दाहिबी पीर दरगाह का अभिलेख। अच्छा, दाहिबी पीर दरगाह कहां पर है? चित्तौड़। यह अभिलेख क्या कहता है? इसमें चित्तौड़ नाम नहीं लिखा हुआ, इसमें नाम लिखा हुआ है खिजराबाद। क्या नाम मिलता है? देखो कई चीजें पता चलती है, अब जल्दबाजी मत किया कीजिए। राजस्थान जीके में क्या सबसे भयंकर प्रॉब्लम है, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा राजस्थान जीके आता है। सबसे खतरनाक बात है किसी भी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आना, या तो पूरा है ना आए, है ना। एक बार कोई एक म्यूजिक सिखाने वाले टीचर थे, उनके पास कोई अपना जैसा स्टूडेंट गया और उसने जाकर सर जीरो, कुछ भी नहीं आता है। सर ने कहा 3,000 रुपये महीने की फीस लगेगी, कल शाम को 6 से 7 1 घंटे आ जाना। ठीक है सर। सर कुछ नहीं आता, सर ने कहा अरे मैं बैठा हूं, चिंता क्यों करता है। उसके पास में एक मेरे जैसा कोई 1.5 होशियार और खड़ा था। उसने कहा कि सर वैसे तो खूब आता है, सारेगामा पाधा नहीं समझ जानता हूँ, आलाप वालाप लेना सब आता है, म्यूजिक में ये भी कर रखा है, थोड़ा आप और सिखा देंगे, थोड़ा परफेक्ट हो जाऊंगा, बताइए। सर ने कहा था कल 6 से 7 आ जाना, 1 घंटे 10,000 रुपये फीस लगेगी। उसने कहा उसको कुछ नहीं आता, उसे केवल 3,000, मुझे आता है, मेरे से 10,000। सर ने कहा इसी बात के कि तेरे को जो आता है इसको पहले मिटाना पड़ेगा, उसको केवल सिखाना है, तेरे बड़ा पहले मिटाना है, बाद में क्या करना है। तो मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट आगे कहता है कि सर कुछ नहीं आता, मैं वेरी गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, केवल लिखना है, केवल पढ़ाना है। जब कोई आगे कहता है कि सर वैसे खूब सारा राजस्थान जी कहता हूं, दिक्कत है, भयंकर दिक्कत है, क्योंकि तू थोड़ा थोड़ा कचरा पड़ गया आया है, ये साफ करने में टाइम लग जाएगा, वैसा जाले साफ करने पड़ेंगे। ये अभिलेख चित्तौड़ का नाम क्या देता है? खिजराबाद। क्या नाम देता है? हम आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली का एक सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी नाम करके एक दिल्ली का सुल्तान है, वो अपने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ को बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है? मिटा देता, तोड़ देता, बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ देता है। और बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ने के बाद, लोगों को मारने के बाद, यहां पर वो कहता है आज के बाद, अब मैंने तो इसको कर दिया बर्बाद। क्या कर दिया? बर्बाद। अब मेरा बेटा है खिजर खान, क्या नाम है, वो इसको करेगा आबाद, वो इसको क्या करेगा, इसलिए नाम खिजराबाद है। मैंने बर्बाद किया है, अब मेरा बेटा खिजर खान इसको आबाद करेगा नए सिरे से। पहले ये अलग था, मंदिर वंदिर बने हुए थे, तोड़ दिए मैंने सारे, अब मेरा बेटा यहाँ पे मस्जिद वस्जिद बनवाएगा, सही ढंग से आबाद करेगा इसको, इसलिए नाम क्या है? खिजराबाद। एक तो ये तो सामान्य जानकारी आप सब अपने पढ़ते ही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल के चित्तौड़ से क्या कर दिया था? खिजराबाद। खिजराबाद भी क्यों कर दिया? क्योंकि उसके बेटे का नाम क्या है? खिजर खान। मैं इसकी दूसरी जानकारी की तरफ जा रहा हूं। यह अभिलेख कब का है? 1325।
1325 में भी चित्तौड़ का नाम अभिलेख में क्या लिखा जा रहा है? खिजराबाद। इसका मतलब है 1325 तक दिल्ली वालों का राज है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो ये करके गया था 1303 में। कब करके गया था? अलाउद्दीन खिलजी मर गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मिल गया, खिलजी साम्राज्य खत्म हो गया 1320 में। खिलजियों के बाद में नया साम्राज्य आ गया, तुगलक। कौन सा आ गया? फिर भी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद पड़ा है, इसका मतलब तुगलक राज कर रहे हैं यहां पर। तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद ही कर रखा है उन्होंने, दिल्ली वालों ने इसका नाम चेंज नहीं किया। अगली जानकारी और बड़ी जोरदार, 1325 के बाद कहीं भी इसका नाम खिजराबाद नहीं है। इसका मतलब 1325 के बाद दिल्ली वालों का राज खत्म हो गया। हम आगे पढ़ेंगे, हमीर सिसोदिया वापस आता है और हमीर सिसोदिया आगे वापस कब्जा करता है। बता भाई साहब, कोई खिजराबाद नहीं रहा, अपना है। आज के बाद किसी ने खिजराबाद लिखा, टांगे काट दूंगा, देख लेना। जानकारी यह है कि कब तक दिल्ली वालों का कब्जा, यह अभिलेख बता रहा है हमें, कब तक है। देखो, इस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद इन दिस इंस्क्रिप्शन। इस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद इन दिस इंस्क्रिप्शन। क्यों, कब, किसने, क्या, आगे पढ़ लेंगे। एक बार अपने काम की बात याद करते हैं। इस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया। चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया? खिजराबाद है। हमने अभिलेखों के 3, 4, 5, 6 प्रकार देखे, सब अलग अलग प्रकार के अंदर, है ना। हमने राजाओं के भी देखे इसके अंदर, हमने मुस्लिम राजाओं के भी देखे इसके अंदर, हमने धर्म की जानकारी देने वाले भी देखे इसके अंदर, हमने सामंतों की जानकारी देने वाले भी देखे। इसका मतलब अभिलेख अलग अलग सब्जेक्ट पे लिखवाए जाते हैं। किसी एक सब्जेक्ट के, कल को पूछ ले कि इनमें से कौन से विषय से संबंधित अभिलेख होते थे, अगला दे दे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा इनमें से सभी। सभी वो अभिलेख राजनीतिक है, कुंभावाड़ा राजनीतिक अभिलेख है। वो अभिलेख धार्मिक है, जब बाकायदा बता रहे हैं कि साहब जैन धर्म और वैष्णव धर्म और इसकी जानकारी दे रहे हैं। वो प्रशासनिक है, जब वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फलाना फलाना सामंत है। सब प्रकार की जानकारियां मिल रही है, तो अभिलेख समझ में आएंगे। तो अभिलेखों की अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। क्या कहते हैं? सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है अपना? कौन सा है? बड़लिख। वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला गोसुंडी, सामंतों की जानकारी देने वाला, कुंभा की प्रशंसा करने वाला कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, संस्कृत पाठशाला को तोड़ के मस्जिद बना दी वो अजमेर का फारसी अभिलेख। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है वो। और इससे एक बड़ी बात ये पता चलती है, कल को कोई पूछे दाई बीबी की दरगाह कहां पे है, यह भी तो पता चलता है अपने को कि दाई बीबी की दरगाह कहां पर है। अगला नहीं पूछे अभिलेख, अगला सिंपल ये पूछ ले इनमें से चित्तौड़ में कौन सी दरगाह बनी हुई, तो अपने को बता तो रहे कि चित्तौड़ में दरगाह कौन सी है। अभिलेख के बाद एक अगली चीज क्या लिखवाई हमने? ताम्रपत्र। क्या लिखवाए? लिखो। कॉपर प्लेट। राजा ताम्रपत्र कब जारी करते? जब किसी को जमीन देते, भूमि अनुदान। क्या दिया करते? लैंड ग्रांट। किसी को जमीन जब दी जाती, भाई मैं राजा हूं, मैं किसी को जमीन दे रहा हूं, तो मैं लिखता उसके अंदर मैं फलाना नाम मेरा ये, इसका बेटा हूं, इसका पोता हूं, अपने बाकायदा पूरे बाप दादाओं के नाम लिखते और इसको ये जमीन दे रहा हूं। जब तक सूरज और चांद रहेगा ये जमीन इनके पास रहेगी। एग्जैक्टली लिख के, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक जमीन इनके पास रहेगी। इसका मतलब है मैं वचन देता हूं कि मेरे बाद मेरा बेटा, पोता, पड़पोता जो बनेंगे वो भी इनसे ये जमीन छीनेंगे। मेरा परिवार इनसे जमीन छीनने की कोशिश ना करे, मैं ये वचन ये दे के चाह रहा हूं। मैं मेरे बारे में पूरा बताता मैं कौन हूं, वरना कल को कोई कह देगी, अगला कोई बेटा पोता वो कहते हमारे वाला दादा नहीं है, तो दूसरा दे गया होगा, हम तो छीनेंगे। वो कहते भाई दादा, परदादा, सरदादा, लड़दादे, 5-7 के नाम है इसमें, तो ये सारे अलग थोड़ी हो सकते हैं, तेरे वाला ही तो है। तो भूमि अनुदान के समय राजाओं द्वारा क्या जारी किए जाते थे? देखो, देखो भूमि अनुदान के दौरान ड्यूरिंग लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान के दौरान ड्यूरिंग लैंड ग्रांट राजाओं द्वारा ताम्रपत्र जारी किए जाते थे। किंग्स इश्यूड कॉपर प्लेट्स। इश्यू करते थे राजाओं द्वारा ताम्रपत्र जारी किए जाते थे। किंग्स इश्यूड कॉपर प्लेट्स। राजाओं द्वारा ताम्रपत्र जारी किए जाते थे। किंग्स इश्यूड कॉपर प्लेट्स। जितने पुराने ताम्रपत्र मिलते हैं ना अपने को, वो तो मिलते हैं संस्कृत में। किसे मिलते हैं?
धीरे धीरे वो स्थानीय बोलियों में हो गए। मेवाड़ वालों ने मेवाड़ी में कर दिए, मारवाड़ वालों ने मारवाड़ी में कर दिए, जयपुर वालों ने ढूंढाड़ी में कर दिए, अपने अपने भाषाओं। लिख लो। प्रारंभ में इनिशियली ताम्रपत्र संस्कृत में जारी किए जाते थे, या ताम्रपत्र संस्कृत में लिखे जाते थे। कॉपर प्लेट्स वर रिटन इन संस्कृत। ताम्रपत्र संस्कृत में लिखे जाते थे। कॉपर प्लेट्स वर रिटन इन संस्कृत। लेकिन बाद में बट लेटर ऑन ताम्रपत्र स्थानीय भाषाओं में लिखे जाने लगे। ताम्रपत्र स्थानीय भाषाओं में लिखे, या स्थानीय बोलियों लिखो, स्थानीय बोलियों में लिखे जाने लगे। कॉपर प्लेट्स वर रिटन इन वर्नेकुलर डायलेक्ट्स। स्थानीय बोलियों में लिखे जाने लगे। कॉपर प्लेट्स वर रिटन इन वर्नेकुलर डायलेक्ट्स। स्थानीय बोलियों में लिखे जाने लगे। कुछ ताम्रपत्र पढ़ते हैं हम, जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला लिखो आहड़ ताम्रपत्र। आहड़ उदयपुर में एक जगह पड़ती है। बारह सौ छह ईस्वी का आहड़ कॉपर प्लेट। कब का है? 1206। सुनना देखो, गुजरात के एक राजा का जारी किया हुआ है। गुजरात में वंश हुआ करता चालुक्य। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश का एक राजा इसको जारी कर रहा है। उस राजा का नाम है भीमदेव सेकंड। क्या नाम है? पर वो पिताजी का, दादाजी का, परदादाजी, सरदादाजी, 3-4 पीढ़ियों के ऐसे नाम बताता है। हमें मूलराज से लेके और भीमदेव सेकंड तक के नाम मिलते हैं। कहां से कहां तक के नाम मिलते हैं? मूलराज से लेके कहां तक के नाम मिलते हैं? भीमदेव। कौन से वंश के? चालुक्य वंश कहां का था? बड़ी बात यह है कि गुजरात का चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड आहड़ में जमीन बांट रहा है। जमीन कहां पे बांट रहा है? इसका मतलब भीमदेव सेकंड ने आहड़ के आसपास कब्जा कर लिया है। इसका मतलब गुजरात के चालुक्यों ने उदयपुर के आसपास के इलाकों पे कब्जे किए थे, तभी तो जमीन बांट रहे हैं आहड़ की। वरना आहड़ की जमीन वो कैसे बांट देंगे? बाकायदा लिखा है आहड़ में फलाना खेत फलाना जी को दिया जा रहा है, मेरे द्वारा ही दिया जा रहा है, मैं इसका बेटा, इसका पोता, इसका पड़पोता हूं। मैं चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस खेत को इनके पास में रखे। आने वाली पीढ़ी में उनका राज खत्म हो गया तो दूसरा वंश आ गया तो उन्होंने ले लियो की जमीन, या अपने आदमी को दे दियो किसी को। पर वो तो कह गया भाई मेरी पीढ़ियां राज करेगी तो ये जमीन इनके पास रहनी चाहिए। अब कोई आपसे पूछे कि गुजरात के चालुक्यों ने आहड़ के आसपास कब्जा कर लिया था, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? आहड़ ताम्रपत्र कहां से मिलती है? कौन से राजा के समय जारी किया गया? भीमदेव सेकंड। कौन से राजा के टाइम पर? कहां से कहां तक के राजाओं के नाम मिलते हैं? मूलराज से लेके भीमदेव सेकंड। इसे यह भी पता चलता है कि भीमदेव सेकंड 1206 के आसपास है। टाइमलाइन डिसाइड करता है। अभिलेख और ताम्रपत्रों की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि ये जिस राजा ने जारी की उसने अपना टाइम लिखवाया था, हमें एग्जैक्टली टाइम पता चलता है। वरना यदि अभिलेख ताम्रपत्र नहीं मिलते तो हमें टाइम पता ही नहीं था कि कौन सा राजा कौन से टाइम में हुआ है। ओझा जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि ओझा जी ने जब हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो ओझा जी से पहले राजस्थान की पूरी हिस्ट्री एक ही आदमी लिख के गया था, जेम्स टोड। कौन लिख के गया था? पर वो बापड़ा बाहर का था, वो अपना नहीं था, तो उसने कहानियां सुनी और कहानियां सुन के लिख दी। इसलिए तारीखों में गैप है हजार साल का, 500 सालों का, कि मेवाड़ में गुहिल वंश था। गुहिल वंश का जो गुहिल था ये कब हुआ? जेम्स टोड ने लिखा 171 ईस्वी में। कब हुआ? ओझा जी ने अभिलेख देख के बाद में कहा कि ना, 566 में था। कब था? अब उसने बापड़े ने सुना किसी से, अपने जैसे कि सुना कि भाई पता गोहिल कब था? उसने कहा साहब 15 साल लिखी, तो 1500 साल पहले तो वही होगा। उसने बेचारे ने वो चिपका दिया जितना कहा था। अभिलेख मिला तो उसने लिख रखा मैं तो इस टाइम में हूं। ओझा जी ने कहा तो खुद ही कह रहा है ये इस टाइम का उस टाइम का नहीं है। तो अभिलेख टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? ताम्रपत्र टाइमलाइन डिसाइड करता है। एग्जैक्टली 1206 उसने लिखा है, इस टाइम के अंदर मैं यहां पर बैठा हूं। राजा खुद कह रहा है, इसका मतलब टाइम सही है उसका। लिखो लिखो, यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड द्वारा जारी किया गया था।
यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड द्वारा जारी किया गया था। दिस कॉपर प्लेट वॉज इश्यूड बाय गुजरात चालुक्य किंग भीमदेव सेकंड। यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड द्वारा जारी किया गया था। दिस कॉपर प्लेट वॉज इश्यूड बाय गुजरात चालुक्य किंग भीमदेव सेकंड। गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड द्वारा जारी किया गया था। लाइन चेंज करके लिखो। यह मूलराज से लेकर भीमदेव सेकंड तक की जानकारी देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मूलराज टू भीमदेव सेकंड। यह मूलराज से लेकर भीमदेव सेकंड तक की जानकारी देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मूलराज टू भीमदेव सेकंड। मूलराज से लेकर भीमदेव सेकंड तक की जानकारी देता है। याद रह जाएगा। एक ताम्रपत्र और लिखते हैं हम। देखो खेरोदा ताम्रपत्र। खेरोदा भी उदयपुर के अंदर एक जगह है। खेरोदा कॉपर प्लेट 1437 ईस्वी की। कुंभा जारी कर रहा है। कौन जारी कर रहा है? कुंभा। सुनना देखो, कुंभा 1437 के आसपास कुंभा था। देख लो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की? 1460 की। इस टाइम में कुंभा था मेवाड़। कुंभा किसी को खेत दान में दे रहा है। कहां पे दे रहा है? यहां उदयपुर में एक जगह पड़ती है एकलिंग जी। कौन सी जगह? नागदा। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर है, तो उसको बोलते हैं एकलिंग जी। तो उसने एकलिंग जी के पास में खेत दिए, तो वो वहां पे लिखता है कि ये जगह कहां पर है। तो उसने रूट लिखा है, यहां से यहां, यहां से यहां जाएगा तो ये जगह यहां पर पड़ेगी। एकलिंग जी के आसपास के सारे रूट की जानकारी मिलती है। फिर उसने जिसको जमीन वगैरह दी उसको कहा कि तू यहां से आने जाने वालों से टैक्स ले सकता है। कितने क्या रुपए टैक्स लेगा, कौन से सिक्के लेगा, उन सिक्कों की जानकारी है। तो कॉइन्स की पता चलता है। मुद्रा, मुद्रा कौन सी है उसकी, उसका पता चलता है। मंदिर बता रहा है इसके बीच बीच में रास्ते में कौन कौन से मंदिर आएंगे, तो धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा जारी किया गया था ताम्रपत्र? कुंभा। कहां के आसपास जमीन दान में दी गई? तो एकलिंग जी के आसपास की क्या क्या बताता है? रूट, सिक्के, कॉइन्स और रिलीजियस कंडीशन। कौन कौन से मंदिर है इस रास्ते में, ये रास्ता है, आने जाने वालों से कितने क्या टैक्स लिए जा सकते हैं, कौन कौन से सिक्के काम में आ सकते हैं, वो सारी जानकारी। अब कोई पूछे कि एकलिंग जी के नजदीक के मार्ग, मुद्रा और धार्मिक स्थिति की जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है? खेरोदा ताम्रपत्र मेवाड़ के कौन से राणा से संबंधित है? कौन से संबंधित है? कौन? लिख लो। देखो, कुंभा कुंभा द्वारा एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान दिया गया था। कुंभा द्वारा एकलिंग जी के समीप भूमि अनुदान दिया गया था। कुंभा ग्रांटेड लैंड नियर एकलिंग जी। कुंभा द्वारा एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान दिया गया था। कुंभा ग्रांटेड लैंड नियर एकलिंग जी। एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान दिया गया था। कुंभा ग्रांटेड लैंड नियर एकलिंग जी। चेंज, लाइन चेंज करके लिखो। ग्रांटेड लैंड नियर एकलिंग जी। लाइन चेंज करके लिखो। यह ताम्रपत्र, दिस कॉपर प्लेट, यह ताम्रपत्र, दिस कॉपर प्लेट मार्ग, मुद्रा तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है। यह ताम्रपत्र मार्ग, मुद्रा तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रूट्स, कॉइन्स एंड रिलीजियस कंडीशन। मार्ग, मुद्रा तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है। दिस कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रूट्स, कॉइन्स एंड रिलीजियस कंडीशन। मार्ग, मुद्रा तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है। कौन सा ताम्रपत्र? खेरोदा। कौन सा? खेरोदा ताम्रपत्र। एक और लिख लो। लिखो चीकली ताम्रपत्र। ये भी उदयपुर में जगह है। उस साइड के ज्यादा ताम्रपत्र मिले अपने को। चीकली ताम्रपत्र, चीकली कॉपर प्लेट।
इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, राजा वाजाओं के जिक्र नहीं है, किसी कोई सामंत ने किसी ने जारी किया वहां पर, अपने को एक अच्छी जानकारी है। वहां पे कितने टैक्स लगते थे वो सब लिखे हुए कि कौन कौन से टैक्स है। तो मुझे याद है एक बार आरपी क्वेश्चन था कि राजस्थान का कौन सा ताम्रपत्र है जो करों की जानकारी देता है, सीख ली कौन सा ताम्रपत्र, लिख लो। यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। दिस कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। किसी अधिकारी को जाहिर किया हुआ है कि ये टैक्स लेके आने हैं। यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। दिस कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। तो कोई पूछे कि गुजरात के चालुक्यों का उदयपुर पे कब्जा था, ये ताम्रपत्र कौन सा है, आहड़। कुंभा के टाइम के मारक मुद्रा और धार्मिक स्थिति कौन सी, ताम्रपत्र कौन सा है, ये कुंभा के बाद में रायमल जो उसका बेटा था उनके टाइम का, पर एग्जैक्टली उनके नाम नहीं है, पर ये टैक्सेशन सिस्टम की जानकारी देने वाला ताम्रपत्र कौन सा है, सीख। तो कौन कौन से ताम्रपत्र हो गए, आहड़, खेरोदा और सीख। कल पढ़ गया ना, बाकी आगे पढ़े।